तो लास्ट लेक्चर हम लोगों का जो हुआ था वो क्या था, रेडियस हमने फाइंड किया था, बोर्स रेडियस। ठीक है, आज हम बात करेंगे बोर्स वेलोसिटी की। ठीक है, और इसके साथ साथ एनर्जी की। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेडियस अपने पास कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। इससे एक चीज हमें क्लियर हो गई थी, वो क्या क्लियर हुई थी कि आर जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये हो जाएगा, इतना तो क्लियर हो गया था। एक इक्वेशन अपने पास बना था, फर्स्ट क्या था उसमें, आपको याद होगा, रिमाइंड करा दूं मैं। बोर्स ने ये कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, कहां से मिलता है उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इनके बीच में, वहां से इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, पहली चीज। सेकंड, इन्होंने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि एमवीआर, ये क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लायर ऑफ कितना, एच अपॉन 2 पाई के होता है, यही होता है। तो एक काम करें, आर की वैल्यू यहां पुट कर दें हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, एम भी इंटू आर के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यही हो गया, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, और भी कुछ हो रहा है, एन से एन एंड एच से एच, तो अपने पास आ गया एम से एम भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, वी एप्सिलॉन नॉट एन एच अपॉन जेड ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, बस बचा यहां तो। ठीक है, तो फाइनली अपने पास v इक्वल टू क्या हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन एच, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये v हो गया, यानी यहां से अगर हम देखें तो v क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जो वेलोसिटी हो गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अब आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल कि दो न्यूक्लियस है, एक में कितने हैं, केवल 2 प्रोटॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर 2 है, और दूसरा जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, और n की वैल्यू सेम है। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, n की वैल्यू सेम है, तो इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2v, क्योंकि v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, अगर इसको हम सेम पर रखें, मान लो इसका भी फर्स्ट इसका भी फर्स्ट, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा, हम दूर चलते चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। उसका रीजन है कि एफ क्या होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से स्पीड भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो क्लियर है, अगर दो एटम है हमारे पास, तो जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिनका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, पहली चीज। सेकंड, जिनका अगर हम बाहर की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है, हम बाहर चलते गए बाहर चलते गए बाहर चलते गए, स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और देखिए, अगर इसी में हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम,
अगर हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड अपना हो गया 1। तो क्या आ जाएगा यहां से v इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट NH, ये हो गया। अब एक चीज और, अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट है, तो उसके लिए n भी हमारा क्या होगा 1, सेकंड के लिए n2 होगा, थर्ड के लिए n3 होगा ना। तो n इक्वल टू 1 अगर हो गया तो इसको हम लिख दें v1, तो v1 इक्वल टू क्या होगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h, यही होगा। अब एक चीज आपको बताएं, ये ज्यादातर 1 मार्क्स में या कॉन्सेप्चुअली इस चीज को पूछा जाता है कि अगर हम फाइंड करते हैं v1 अपॉन c, जहां c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो v1 अपॉन c करते हैं तो v1 क्या है ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट h डिवाइडेड बाय c, और v1 अपॉन c को हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है किसी भी, जैसे हाइड्रोजन, किसी भी नहीं, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है। फिर देख लीजिए, z इक्वल टू 1 क्या हो गया हाइड्रोजन एटम, यहां देखो z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट NH, ठीक है। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो क्या होगा v1 ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट h, ये हो गया। अब v1 अपॉन c को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, मतलब कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी लाइट के रिस्पेक्ट में जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और ये होगा कितना बेटा, देखो तो ये होता है ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट HC। इनकी अगर वैल्यू पुट करते हैं कितना आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एप्सिलॉन नॉट आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1/137, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के 1/137 टाइम्स होती है, इतना तेज रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कंडीशन होगी। चलो इसके बाद देखते हैं, कहां पे यहाँ पे, हाँ तो बोल दिया करो ना, तो ठीक है, हाँ तो बोल दे, वो दिक्कत नहीं है, अभी तो बोल ही रहे हो ना। ठीक है, चलो ये हो गया 2, ये 2 हम भी सोच रहे थे थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इसमें 2 चीजों को आप ध्यान देना है आपको। तो एक तो R अपने पास आ गया, सेकंड क्या आ गया V कितना है ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, जो देख रहा वही तो इंसान ही है ना, गलतियां तो कहीं से हो सकती हैं, या फिर सामने हम बोर्ड रख के और पढ़ा रहे हैं, एक चीज उसमें से देखें या नोट करें, तब तो सेम टू सेम करेंगे। ये तो कर रहे थे तो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए,
ठीक है, मेन चीज जो है कैलकुलेशन मैं खुद बोलता हूं, हो हमसे तो गलती होती रहती है कैलकुलेशन की, ठीक है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने चाहिए। अब इसमें अगली जो स्टेप आती है ये आता है एनर्जी। एनर्जी में हम दोनों एनर्जी की स्टडी करते हैं, पहले पोटेंशियल फिर काइनेटिक देन टोटल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी वाला सेक्शन हमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही आज के लेक्चर में वही हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी सेक्शन। ये जो पार्ट है थोड़ा सा इजी है, ज्यादातर इसमें बोर्स रेडियस और बोर्स वेलोसिटी पूछी जाती है। तरीका सेम है, एक बार क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को सेंट्रीपिटल के इक्वल करो, पहला काम। दूसरा आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम एमबीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, दो इक्वेशंस बन गए। दोनों इक्वेशन के हेल्प से एक बार आर निकाल लो, एक बार वी निकाल लो, ठीक है। बोर्स रेडियस बोर्स वेलोसिटी निकाल आई। हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, जेड इक्वल टू क्या कर दो 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। बाकी बोर्स मॉडल की हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके कुछ लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन में ये भी है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। हाइड्रोजन लाइक इन द सेंस हीलियम है, सिंगली आयोनाइज हीलियम, सॉरी हाँ सिंगली आयोनाइज हीलियम या डबली आयोनाइज लिथियम, Li++ क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो बोर्स की एक और चीज है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में यहीं से हम स्पेक्ट्रल लाइन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। बोर्स रेडियस बोर्स वेलोसिटी हो गई। अब एनर्जी, एनर्जी में क्या होगा, आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो टोटल कितना हो जाएगा जेडी, कल डिस्कस किए थे। ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, कितने रेडियस में, आर, और इसकी वेलोसिटी क्या है वी। यहां पे दोनों एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, कौन कौन सी, ये प्लस है माइनस यानी पोटेंशियल एनर्जी, और स्पीड है तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को कि नहीं किया, कर दिया था, चलो बढ़िया है, बाकी लोगों को भी करा देना, ठीक है। और अगर आपको स्कूल में आ रहा है तो शेयर भी कर देना किसी को अगर पढ़ना हो तो, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर लेंगे हम एटम न्यूक्लियाई का, इसके बाद एटम न्यूक्लियाई एंड कंप्लीट 2 घंटे का लेंगे, एक बार में पूरा रिवीजन करेंगे, 1 शॉट वाला कर देंगे, एक ये हो जाएगा, एक 1 शॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। U कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या होगा जेडी, और Q2 क्या होगा -E अपॉन R की वैल्यू यहां पे रखो जो ऊपर है, क्या है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, स्केलर में साइन को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे केवल पाई कैंसिल होता है, और इस u की जो वैल्यू आती है ये आती है माइनस, देखो ये ऊपर जाएगा तो m जेड स्क्वायर, और ई और ई क्या होगा, देखो जेड जाएगा तो जेड स्क्वायर,
ई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ई टू द पावर 4 अपान कितना, एम नहीं आएगा, 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 हाँ, अपान 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही होगा। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम आती है, केवल यहां पे 8 हो जाता है। तो अगर आप इसको करोगे तो कहीं गलती हो तो समझ जाना उसको। देखो यहां पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम, और v के प्लेस पर क्या है, देखो यहां से जेड स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, जेड ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया। तो फाइनली अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये कितनी आ गई यहां से, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, हाफ है, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के क्या है, डबल है। अच्छा, अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की, तो ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी U प्लस के। U कितना है, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस क्या होगा, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, एम, सब तो कॉमन आ गए न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ के, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/8, ये क्या आ जाएगा, -1/8। तो फाइनल एनर्जी जो आ गई अपने पास, ये क्या आ गई, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन कितना, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें आ गई अपने पास। तो यहां से एक बार हम फिर से देखें, इनके रिलेशंस, कई बार डायरेक्ट पोटेंशियल दे देते हैं, काइनेटिक पूछते हैं, टोटल एनर्जी दे देंगे, काइनेटिक, कोई भी एक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल, काइनेटिक या टोटल एनर्जी, तो बाकी सारी एनर्जी अपने आप आ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी मैं बताऊंगा, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, कैलकुलेशन पे देखेंगे तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है ना ये आई, इसके आगे नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो क्यों रुकेगा, फिर कहां चला जाएगा, आयोनाइजेशन स्टेट में। तो कॉन्सेप्चुअली ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, आयोनाइजेशन स्टेट में, ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा एटम से, ठीक है, क्योंकि इसी एनर्जी से बाइंड है, माइनस साइन ये बता रहा है, ठीक है।
मिटाना सोच के लगता है डिजिटल बोर्ड लगाना चाहिए। लेकिन उससे आदमी आलसी हो जाता है, डायग्राम बनाना नहीं है, एक बार क्लिक किया आ गया। तो देखो, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, अब ध्यान से देखना। बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, प्लस ऑफ ई, ये होती है। ठीक है, तो ध्यान दे दो, यहाँ पे हम सारी लिखने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ नेगेटिव हो नहीं सकता, एम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और भी कुछ भी है, स्क्वायर है, स्पीड है, तो फिर ये क्या होगा, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, एक मिनट, ये 4 था पोटेंशियल एनर्जी, और ये था 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहां से, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और जो बाइंडिंग एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये इसी का क्या होता है, प्लस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए कोई भी एनर्जी के बारे में बोल दें तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, देखने समझ में आ रहा है, अगर इनके बीच का रिलेशन कहा जाए तो। देखो यहां से अगर हम इन दोनों को देखें, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल माइनस साइन का। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर इन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है माइनस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसमें कितने का डिफरेंस है, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहां पे डिनोमिनेटर में 8 है। यानी इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे, ये टोटल एनर्जी के क्या है, 2 टाइम्स। ठीक है, और अब अगर बात किया जाए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, देखो तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, टोटल एनर्जी का -1/2। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो माइनस में होती है, इसीलिए एक माइनस पहले लगा दिया, क्या हो गया, प्लस, और उसका हाफ क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये क्लास 11th में सैटेलाइट के केस में होता है। ये सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो भी एनर्जी है उसकी नेगेटिव वैल्यू टोटल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं अलग अलग कंडीशन पे। ठीक है, टोटल एनर्जी जो हम कहते हैं ना, आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्या बोलते हैं, एमिसिव स्पेक्ट्रम। तो ये सब कैसे होता है, क्या होता है, जैसे बोर्स मॉडल के ये दो तो पहले, सेकंड क्या थे, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला ये था कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को एक तरह से बैलेंस करते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में कहा जाए ज्यादा बेटर तरीके से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीजर मल्टीप्लायर के इक्वल होता है।
इसका यूज करके हमने बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब थर्ड यूज या थर्ड जो बोर्स का होता है एक्सप्लेनेशन था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और यहां पर कितने टाइम तक रुकता है? ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड, और फिर रिटर्न आ जाता है कहां पे? अपने इनिशियल लेवल पे। ठीक है, और इस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको भी यहां पे देखें। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ गया? इक्वल टू क्या था? -m(z²) e⁴ अपॉन 8ε0² n²h²। ये टोटल एनर्जी थी। काफी सिंपल रिलेशन है, याद रहेगा नहीं? बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नीचे ε0 रहेगा, सबका स्क्वायर लगा दो, 8 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब एनर्जी की बात है तो काइनेटिक एनर्जी भी अगर होगी तो मास तो रहेगा ना, तो मास को ऊपर लगा दो और z² और e⁴ याद रखो, बस लॉजिकली याद करोगे चीजें याद रहेंगी। ऐसे तो रटाफिकेशन में तो कभी 2 चला जाएगा, कभी 3 चला जाएगा। अब देखिए, तो इक्वल टू माइनस m की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। z² देखो ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास एटम कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, एंड e⁴ क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का 4 डिवाइडेड बाई 8ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर इंटू n² इंटू h क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर। अब इतना कुछ ये नहीं कि बैठ के सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी सीधे वैल्यू आती है इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में नहीं आती है, और अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? -13.6 अपॉन n² इंटू z² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करते हो तो। ठीक है, और अगर इसी में बात करें फॉर h एटम, तो z इक्वल टू क्या होगा? 1, तो इक्वल टू क्या होगा? -13.6 अपॉन n², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम केवल आज 13.6 वाले का डिस्कशन करेंगे, एब्जॉर्प्टिव और एमिसिव स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा एमिसिव में क्या अंतर है? एब्जॉर्प्टिव मतलब देखिए, जो भी रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, फिर 10⁻⁻8 सेकेंड रुकेगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, तो देखो जो जाने की कंडीशन होती है, रिटर्निंग की कंडीशन उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है,
अब अगर किसी को फेंकना है आपको नीचे से ऊपर की तरफ, तो या तो सीधे फर्स्ट पे फेंकोगे, या सीधे सेकंड पे, या सीधे थर्ड पे, या सीधे फोर्थ पे, या फिर 5, यही करोगे। लेकिन अगर कोई फिफ्थ से नीचे आना है तो उसके पास कई ऑप्शन है। फिफ्थ से जंप करके फोर्थ पे आएगा, फोर्थ से सीधे नीचे आ गया, या फिफ्थ से जंप करके 3 पे आएगा, 3 से सीधे जंप कर गया नीचे, या फिफ्थ से 4 पे, 4 से 3 से, 3 से 2 पे जंप करेगा, 2 से 1 पे, और 1 से नीचे आएगा ना। तो नीचे से तो ऊपर फेंक रहे हो तो एक ही ऑप्शन है, जहां पर भी फेंकना है डायरेक्ट आप वहीं फेंकोगे। लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए बहुत ऑप्शन है। फर्स्ट से सीधे सेकंड पे जंप करो, सेकंड से फर्स्ट पे, और फिर नीचे, या फिर यहां से सीधे फर्स्ट पे जंप करो, फिर यहां से नीचे आ जाओ, यही ऑप्शन है। वापसी के ऑप्शन बहुत सारे हैं। मतलब इससे आपको समझ में आ गया कि एब्जॉर्ब करेगा तो केवल, जैसे मान लो इसको करेगा, इसको, 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 या इसको। लेकिन जब एमिट करेगा तो बहुत सारी लाइंस को एमिट करता है। इसीलिए जो एमिटिव स्पेक्ट्रा होता है, एमिसिव स्पेक्ट्रा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है, तो वो एब्जॉर्बिव के या तो इक्वल होती है या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल बड़े आसानी से इसके होते हैं, और नहीं तो इसके न्यूमेरिकल दिक्कत देते हैं। लेकिन जेड हम तभी यूज करेंगे जब हाइड्रोजन क्या हो, 1। थोड़ा सा ध्यान देना, हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक में आपका जेड इक्वल टू क्या होगा, 1। लेकिन अगर बोले सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम तो जेड क्या रखोगे, 2। हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया हो, लेकिन जेड की वैल्यू, या डबली आयोनाइज लिथियम, तो लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर, जेड हो गया 3, लेकिन बिहेवियर उसका हाइड्रोजन की तरह होगा क्योंकि डबली आयोनाइज है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखते हैं। तो अब यहां देखो थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पे ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, अब हाइड्रोजन में तो खैर एक ही होता है, लेकिन ये सब हमारे क्या हो गए, इमेजिनरी ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, आगे भी है बट ठीक है इतने से। इसका जो एनर्जी लेवल है उसको हम एज्यूम करते हैं E1, इसका जो होगा वो क्या होगा, E2, इसका E3, और इसका E4। अब मान लो इलेक्ट्रॉन मूव किया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, यहां से इसने रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब किया और मूव किया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड, ये तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड, ये थर्ड एक्साइटेड। मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड स्टेट में N1 हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड में N2 हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में N3 हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में N क्या हो गया, 4। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसने एनर्जी अब्जॉर्ब किया और ये पहुंच गया कहां पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, यहां पे कितने टाइम तक रुका, 10⁻⁻8 सेकेंड, और वापस आ गया अपने ग्राउंड स्टेट में। तो इसकी एनर्जी E1 क्या होगी, ये बताइए। E1 इक्वल टू होगा -13.6 Z²/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बताइए E2 क्या होगा, -13.6, जेड तो इस पर डिपेंड करेगा, अपॉन 2², ये होगा। ठीक है, तो
3 करते हैं तो नहीं गिरेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा ई कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, स्पेक्ट्रल लाइन में। और डेल्टा ई को हम लिख देंगे क्या, Hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू E2 माइनस E1। ये ऑप्शन है। अब देखिए इन्हीं की चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन ने और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो यहां से मूव कर गया सीधे यहां पे। तो यहां पे एनर्जी क्या है, E1, और यहां पे क्या है, E3। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा बताओ बेटा, E3 माइनस E1। ये डेल्टा ई हो गया कि नहीं। अब यहां से जाने के बाद वापस आने के इसके दो ऑप्शन है। एक तो डायरेक्ट आ जाएगा वापस, तो मान लो कि लैम्डा 1 है तो डेल्टा ई क्या होगा, Hc अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू E3 माइनस E1। ये आपने निकाल लिया, ठीक है, यहां से। लेकिन अब जब लैम्डा 1 एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया तो जब वापस आएगा तो वही लैम्डा 1 हमें मिल जाएगा। लेकिन यहां से डायरेक्ट ना आके ये भी तो हो सकता है कि यहां से यहां पे आए और फिर यहां से यहां पे आए, ये भी तो हो सकता है। जाने का तो ऑप्शन एक ही है, वापसी में यहां से यहां पे आया फिर यहां से यहां पे आया। तो ये जो डिफरेंस है ये कौन सा है, ये थर्ड है और ये सेकंड है। तो E3 माइनस E2 इक्वल टू Hc अपॉन इसको लैम्डा 2 मान लो, और फिर ये E2 माइनस E1 इक्वल टू Hc अपॉन इसको लैम्डा 3 मान लो। तो जाने में तो एक ही स्पेक्ट्रा इसको लिया इसने लैम्डा 1, वापसी में क्या मिला, लैम्डा 1 मिल गया, लैम्डा 2 मिल गया, और मान लो ये भी वापस मिल गया, 3 चीजें मिल गई, इसको लैम्डा 3, ठीक है। तो इसको अब हम सिंपल डायग्राम में समझते हैं। तो यही चीज आपको बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी लेवल से, देखो बाहर चलते गए क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल, मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जब वापस आता है तो डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, और इसके बाद से इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जल्दी छूट जाओगे तुम लोग। आज थोड़ा सा हमें भी दिक्कत थी और है भी। देखिए यहां से सबसे पहले हम यहां पे ले रहे हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है बेटा, n इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होगी E1, E1 क्या होगा, -13.6 इंटू, यहां देख लो बेटा, Z स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। इसके बाद से सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं, यहां पे क्या होगा, n इक्वल टू 2, तो ये हो गया E2, ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर Z स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद से ये हो गया n इक्वल टू 3, समझ चुके हो गए। अब E3 होगा -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर अपने पास आ गया n इक्वल टू 4, ठीक है। बस इतना ही लेंगे, बाकी तो इनफाइनाइट टके होता है, इमेजिनरी चीजें होती हैं,
-13.6 अपान 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना अपने पास है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा कितना मिलेगा, तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया λ1 रेडिएशन को और यहां तक पहुंच गया, तो ये क्या हो गया λ1, या फिर यहां से मूव करेगा सीधे वापस यहां आ जाएगा, क्या हो गया λ2, या फिर यहां से सीधे मूव करेगा और ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा λ3। यानी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रल लाइन कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव, तो जो भी n की वैल्यू है उससे एक कम, अगर ये 4 है तो 4 - 1 केवल 3 मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से आप जब भी निकलोगे या तो यहां पहुंचोगे या तो यहां। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको देखिए, अब λ1 की बात करें कि कहां से हम कहां जा रहे हैं, E1 से E2 तक, तो एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा की, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, hc अपान λ1 इक्वल टू क्या होगा E2 माइनस E1। अच्छा, hc अपान λ2 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा E3 माइनस E1, और hc अपान λ3 कितना होगा, यहां से यहां तक का E1 और वो क्या है E4, तो क्या होगा E4 माइनस E1, काफी सिंपल है। ठीक है, लेकिन वापसी में एमिसिव स्पेक्ट्रल लाइन हमेशा ज्यादा होती है। जैसे अब मान लो कि ये सीधे यहां पहुंच गया, अब यहां से वापसी के लिए क्या ऑप्शन है, एक तो ये सीधे वापस आ जाए, तो सीधे वापसी में कंडीशन सेम होगी, जिस वेवलेंथ की फोटॉन को या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया यहां से यहां तक जाने में, जब वापस आएंगे तो वही वेवलेंथ क्या करेंगे, रेडिएट कर देंगे। इसमें पूरी ईमानदारी रखता है, 100 रुपए लिए तो 100 रुपए वापस कर दिए, कई लोग होते हैं ना 100 लिया तो 50 वापस किया, कुछ रख लिया कि यार इतने दिन तो सर्विस दिया हमने, पैसे को अपने पास। ठीक है, वो कंडीशन नहीं है। तो अगर एब्जॉर्प्टिव की बात करें तो देखना यहां ध्यान से, ये तो सेम मिल जाएगा, क्या हो जाएगा E4 माइनस E1 इक्वल टू hc अपान λ3, एक मिला। अच्छा, इसके बाद से यहां भी तो आ सकता है λ4, आ सकता है कि नहीं, यहां से डायरेक्ट नीचे ना आकर यहां से यहां तक आ सकता है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, E4 माइनस E3 इक्वल टू hc अपान λ4, हो गया कि नहीं। अच्छा, यहां से यहां भी आ सकता है λ5, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे आया तो E3 माइनस E2 इक्वल टू hc अपान λ5, और भी कुछ बचा, यहां से यहां तक तो लाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो है ही हमारे पास, कौन सा, जाने में λ1 तो वापसी में λ1 ही मिलेगा। अच्छा, यहां से डायरेक्ट आ गए अगर नीचे तक, ये भी अपने पास है, जाने में λ2 तो वापसी में क्या हो गया λ2, कितना मिला 5 मिला, एक और मिल सकता है वैसे, हाँ, यहां से सीधे यहां तक आ जाए तो ये क्या हो गया λ6, यानी कि E2 माइनस E4 इक्वल टू E4 माइनस E2 इक्वल टू hc अपान λ6, बाकी तो ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एब्जॉर्प्टिव मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन जितना भी है, जैसे n इक्वल टू 2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना गलती कर जाते हो कई बार बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूव किया ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो आप क्या रख, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 3, ये गलती, n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है ना, ये कंडीशन होगी। आप खुद देखो ना, ग्राउंड से तो चल ही रहा है, n इक्वल टू 1 तो पहले खा गया, अब इसके बाद फर्स्ट में जाएगा तो 2, सेकंड में जाएगा तो n3, थर्ड में जाएगा तो n4, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, जितना n की वैल्यू है उससे 1 लेस, n-1 मिलेगा हमेशा।
लेकिन जो MACU होता है ये होता है n इंटू n-1/2। ठीक है, MACU में कितनी मिल गई? 4 इंटू 4-1 12/2 यानी कि 6। तो मैक्सिमम इसमें 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल जाती है। बाकी इस बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कल करेंगे। इस चीज को आगे करते हुए लाइमर बाल्मर को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 13.6/n² वाला पोर्शन। ठीक है, E1 E2 कैसे चेंज होते हैं ये सारी चीजें, तो ये हम लोग कल देखते हैं। ठीक है ना।